तो महंगाई के मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। थोक और खुदरा महंगाई दर में गिरावट के चलते खाने पीने की चीज़ों के दाम में कमी आई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी महंगाई दर में कमी देखी गई। दाल के दाम भी नीचे आ गए। अच्छे मानसून के चलते इस बार रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। सरकार इस वर्ष बेहतर मानसून रहने के कारण 2 करोड़ से भी ज्यादा लाख टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य देख रही है। वहीं दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। तो आज का हमारा मुद्दा है खाद्य पदार्थों के कम होते दाम। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमेशा की तरह बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो #इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए आप अपना सवाल कीजिए। अगर आप मेल के जरिए हमसे संपर्क साधना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरवीर सिंह जी, जो कि संपादक हैं मनी भास्कर के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। तो दालों के थोक रेट में कमी आई है और जो मंडी में इस तरह के कारोबार करते हैं उनका भी इस बात को लेकर मानना है कि दालों के दाम और नीचे आ सकते हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह ने। आइए देख लेते हैं कि वहां पर जाकर उन्हें क्या पता लगा। सब्जियों में रेट में कमी के बाद अब दालों में भी रेट में काफ़ी कमी आई है। लोगों को इस बात में काफ़ी राहत है कि अब जो है उनको दाल जो है पहले के मुकाबले में कम रेट पे मिलेगी। इस पर हमसे बात करने के लिए हम नया बाजार की थोक मंडी में, दालों की जो थोक मंडी है वहाँ मौजूद है। आइए एक थोक व्यापारी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सारी सस्ती हुई हैं, अरहर की दाल भी, दाल चना भी, धोया मूंग तो काफ़ी सस्ती हुई है। कोशिशें भी लग रहा है कि आपको इसके लिए की गई हैं, क्योंकि सरकार ने कोशिश करी है, इसी वजह से थोड़ा बहुत फर्क तो काफ़ी पड़ा है इसका, इसलिए ज़्यादा मंदा है। जिस प्रकार से सब्जियों में कमी आई है तो बता रहे हैं यहाँ के थोक व्यापारी की अब दालों में भी कमी है। तो स्वाभाविक है कि जो आम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उनके जो थाली में अब पहले सब्जियां सस्ती हुई हैं, अब दालें भी सस्ती हो रही हैं। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार से प्रयास जो है केंद्र सरकार के द्वारा किए गए और किस प्रकार से उसके अब नतीजे सामने आ रहे हैं, और यही वजह है कि अब जो है दालें सस्ती हो रही है। तमाम जो रेट है, चाहे वो अरहर की दाल हो, उड़द चने की दाल हो, छिलका दाल हो, दाल मलका हो, तमाम जो दालें हैं उनके होलसेल मार्केट के जो रेट हैं वो तमाम 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक गिरे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ये होलसेल मार्केट से या थोक व्यापारी से जब परचून की दुकान पर जाएंगे तो स्वाभाविक है वहाँ से जब ग्राहक इसको खरीदेगा तो उसको भी सस्ते रेट पर ही जो है दालें मिलेंगी। बिक्रमजीत सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। देखा आपने कि दालों की जो कीमतें हैं वो कम आई हैं। वहीं पर अगर हम थोक और खुदरा महंगाई दर की बात करें तो इस मोर्चे पर भी सरकार को सफलता हाथ में आई है। वहीं हमारे साथ संपादक जुड़े हुए हैं मनी भास्कर से हरवीर सिंह जी। हरवीर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे हम बात करें अच्छे मॉनसून को लेकर या फिर सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें इजाफा किया, चाहे गेहूं की बात कर ली जाए, चाहे दाल की बात कर ली जाए, ये जो खाने पीने की चीज़ है उसके दाम कम हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में भी महंगाई दर में कमी आई है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, अभी जो आंकड़े आए हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनमें दोनों में काफ़ी कमी आई है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो फूड इन्फ्लेशन का कम होना है। और उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि उनके दाम काफ़ी कम हुए हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में फूड इन्फ्लेशन जो 4% से ज़्यादा थी, अक्टूबर में वो करीब 1.5% के आसपास आ गई। तो ये जो इम्पैक्ट है सीधा का सीधा इन प्राइसेस के नीचे आने की वजह से है। और उसका रीज़न एक तो ये रहा है कि जाहिर सी बात है 2 साल के बाद एक बेहतर मानसून इस बार रहा और खरीफ का प्रोडक्शन अच्छा रहा। जहाँ तक दालों का मसला है तो करीब 2-2.5 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से कीमतों को लेकर के बहुत दिक्कतें रही थी। और हम लोग क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी दाम बढ़ गए थे और इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई गई सरकार ने, एक तो दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी बढ़ाया 2 बार में और उस पर बोनस भी दिया गया, और ये हुआ कि सरकार दालें खरीदेगी और उसका एक बफर स्टॉक बनाएंगे जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर इंटरवीन कर सके मार्केट में। तो ये सारे जो स्टेप्स थे उसका नतीजा ये हुआ, और प्लस मानसून, बेहतर मानसून, तो प्रोडक्शन बेहतर हुआ। और अब सरकार ने कुछ खरीद भी की है और दालों की कीमतें काफ़ी नीचे आई हैं।
Mr. Singh, let's go step by step now. I just wanted to talk on the vegetable prices which are going down as well. In fact, vegetables are basically perishable. So there comes an analysis saying that after the demonetization announcement, there is a sort of a cash crunch in the society. So that is one major reason for the vegetable prices to go down in the month of November, because they're perishable. Do you really agree with that analysis? I agree with you, because if you see food inflation in November, there is a sharp decline. Absolutely, 24%. There is a sharp decline, in, particularly in food inflation. Yes. And you know that vegetables are perishable commodity. But there is one more reason behind this. This is the peak season of fresh vegetable arrival. True. So naturally, every year prices goes down around these days. But due to the demonetization, because maximum trade happens in cash, whether it is small mandis or big mandis or at the very small level. So due to cash crunch, because there were no buyer about this, there was no competition to buy. Even farmers were forced to sell at a very low price. So it has come down like this from farmer front to the retailer or even a buyer at that stage, because you know due to lack of availability of cash in hand, people basically curtailed their expenditure and they went only just to buy the minimum thing which they can survive with. So that is one of the important reasons, because if you see October and November and maybe December is also there, it will continue in December also. Well, Mr. Singh, in fact, when we go to the dal as well, you were mentioning about the buffer stocks too. Now, let us demystify for the people. In fact, people will understand this thing, because the price rise we've seen and then the prices are going down. Can we say the more and more stock of these pulses, buffer stocks of pulses that is available in the market is pretty much one of those strong reasons for the prices to go down? And then will this sustain is the major question which people want. Now the prices have gone down, because the fluctuation price has always been witnessed by Indians for quite a time. So will it sustain is a major question. No, actually in case of pulses, this year there is a trend. Yes. Which was not visible earlier. Okay. We always are supposed to be a big importer of pulses. Actually, we have a demand around 230 to 240 lakh ton per annum, and our production used to be between 17 to 18 million ton. Yes. This time it will cross 20 million ton. So naturally this import requirement has gone down sharply, and India is the biggest consumer of pulses as well as biggest producer of pulses, at the same time biggest importer of the pulses. Yes. So you know, when the biggest importer reduce the demand in the international market, the international market also goes down sharply. 1.5 years back, because India was importing a lot of pulses, so prices shoot up thrice in the international market. Yes. So naturally the impact will be felt on in the the domestic prices also. So then there was a strategy was made by the government. So we should enhance the domestic production. That is the only solution, long-term solution. In that case, strategically government announced a very good increase in the minimum support price for pulses. Yes. At the same time announced some bonus. So it gave a reason to the farmer to grow more pulses. Pulses acreage increased sharply. Absolutely. Then in this this Kharif season, monsoon was really good. So a lot of pulses were produced by the farmers. But at the same time, there was a sharp decrease in the prices of pulses also, particularly in the wholesale market. And in some market, the prices went down below the minimum support price. Yes. Then government was forced to intervene. And government bought some pulses like in Moong in Rajasthan, or in Maharashtra and Madhya Pradesh, because you know pulses are used to be basically a marginal crop for farmers, and where you don't have good irrigation facilities, farmers goes for pulses. True. At the same time, our productivity level is also low. Our yield per hectare is low in pulses, so it doesn't give a lot of financial incentive to the farmer to grow pulses only. But after this increase in minimum support price, and government is also active to create a buffer stock where prices are going down, government agencies are going to buy the pulses, like NAFED is buying and some other agencies are also buying. So all these region together, and the season of basically good flush season for fresh vegetables, so demand also goes down for pulses. All these reasons made this prices together to go down. Absolutely. लेकिन जब भी हम खाने पीने की पदार्थों की बात करते हैं, या फिर दालों, सब्जियों या दुग्ध पदार्थ जो भी सारे कह सकते हैं मैंडेटरी चीज़ें हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, उनका सीधा सा एक संबंध है मांग से। यानी कि अगर आप
कि मांग में बढ़ोतरी होगी तो ये डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है, खास तौर पर जब हम ये बात खुद वित्त मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था के चक्के को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उठना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर महंगाई में कमी लाना अपने आप में सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रूरल डिमांड है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की मांग है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्योंकि वो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स नहीं, बाकी जो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हैं, उनका कैटेगरी और प्राइस रेंज डिफरेंट होता है। बट जो हमारे रूरल इंडिया है बहुत बड़ी डिमांड क्रिएटर है इन सब के लिए। तो उसमें ये एक तो फैक्टर आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि प्राइसेस एक रीजनेबल लेवल पर नीचे रहनी चाहिए, प्राइस का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बट यू ऑल्सो नीड ए लिटिल बिट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, क्योंकि आपको जो प्रोड्यूसर है उसको भी तो इंसेंटिवाइज करना है। अगर आप प्रोड्यूसर को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो भी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो रूरल इकोनॉमी में जो इन्फ्यूज़न होता है, जो पब्लिक जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स होते हैं और रूरल आपका डेवलपमेंट के लिए जो पब्लिक फंडिंग होती है, वो प्लस फार्मर की बेहतर इनकम, जो कि इस बार के मॉनसून में संभव हुई क्योंकि बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, तो ये सब मिलकर के बूस्ट करती है रूरल डिमांड को। और उसमें अगर प्राइसेस कंट्रोल में रहती है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। और खासतौर पर जब हम मानसून की बात करते हैं और हमने बफर स्टॉक की बात की, दोनों अपने आप में एक इस तरह के मापदंड हैं जो कहीं ना कहीं इस बात का सार्थक दृश्य पेश करते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई है वो अपने आप में सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन बफर स्टॉक की जब भी बात आती है तो एक उसका स्टोरेज का हमेशा से एक इशू रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक संपादक हैं, आपने विभिन्न विषयों पर काफ़ी जानकारी भी हासिल की है, आपको क्या लगता है कि ये स्टोरेज का जो इशू रहता है इसको डील करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है? क्योंकि यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनमें महंगाई देखी जा सकती है अगर बफर स्टॉक को ढंग से स्टोर ना किया जाए तो। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि स्टोरेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी भी जो हमारा सेंट्रल पूल का जो स्टॉक होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट रहा है वो फूड ग्रेन में रहा है, व्हीट है, राइस है, मतलब गेहूँ चावल में। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास अभी भी सफिशिएंट स्टॉक फैसिलिटी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने रूरल गोडाउंस की स्कीम चलाई कि सब्सिडीज़ दे करके, फिर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया कि आप भी अपने गोडाउन सेटअप कीजिएगा। और क्योंकि बहुत सारा जो हमारा फूड ग्रेन है, खाद्यान्न है, वो खुले में रखा रहता है, उसका जो असर है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी जाता है और नुकसान भी होता है। दूसरा इशू है कि आपको ऐसे स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए जहां पर आप पेरिशेबल कमोडिटी, जो जल्दी ख़राब होने वाले उत्पाद हैं, उनको स्टोर कर सके। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। बट अभी हमें एक स्टेप आगे जाना है, हमें कंट्रोल टेम्परेचर के स्टॉक्स बनाने हैं, क्योंकि ये हमारा जो इस तरह का पेरिशेबल उत्पाद है, जैसे दूध हो या फल सब्जियां हो, उसके बहुत बड़े हिस्से का नुकसान होता है और दैट इज लॉस टू द इकोनॉमी, वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान है। तो उसके लिए फोकस है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनक्रेज किया जाए, फार्मर्स के लेवल पे भी कोशिश होती है उसको इनक्रेज किया जाए। लेकिन इसमें यह होगा कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड को बढ़ावा देंगे इसमें, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार के इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा और फार्मर्स के पास उतना सरप्लस नहीं होता। तो इंडस्ट्री को आपको एनकरेज करना है कि वो उस तरीके की स्टोरेज फैसिलिटी लगाए और उसी में जो फार्मर्स से खरीद के सीधा कंज्यूमर तक आने की जो चेन है, वो जो चेन्स डेवलप होंगी उसमें वो इन्वेस्टमेंट आएगा। तब ये एक बेनिफिट जो इंसेंटिव कंज्यूमर के लिए भी रहेगा और फार्मर के लिए भी रहेगा। Well, on that note, let's slip into a short commercial break, Mr. Singh. We'll be back with the questions which you've been sending on Twitter and Gmail handles. So don't go anywhere. Stay tuned. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex.
I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में। और क्योंकि एक इंटरैक्टिव शो है, लगातार हम आपके जीमेल और ट्विटर पर सवालों को आमंत्रित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस मुद्दे से जुड़ा हुआ पहला सवाल ट्विटर के जरिए किसने किया है और वो क्या जानना चाहते हैं कम होती खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में। तो ये सवाल हमें भेजा है अमन शर्मा ने @Sharma_Aman_007। खाद्य पदार्थों में गिरावट आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? मेरे ख्याल से जो फूड इन्फ्लेशन है उसके कम होने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी आबादी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फूड के ऊपर खर्च करती है। अगर उनके लिए महंगाई कम होगी तो उनको उनकी डिस्पोजेबल इनकम में से काफ़ी हिस्सा बचेगा कि वो दूसरी अपनी ज़रूरतें हैं उनके ऊपर खर्च करें। तो इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर हैं उस तरफ वो जा पाएगा या फिर सेविंग करेगा। एंड सेविंग इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। True. Well, Mr. Singh, we have other question on Twitter as well. Let's have a look at that question on our Twitter handle. Let's see what that question is. And this question is by Priyanka Raj. The question is, after seeing softness in food inflation, would RBI call for changes in monetary policy in the coming year, Mr. Singh? Actually, everybody was expecting that in this latest review of credit policy, RBI will reduce the policy rate. But it did not happen because RBI is also seeing that there may be a hardening of inflation in the coming days. There may be reason behind that because crude prices are going up. It is a very important thing in our basically inflation, a very important component. And at the same time, due to the demonetization, RBI also wants to allow to stabilize that thing in the economy. Maybe there are very good chances because banks are flushed with funds. They have a lot of money to disburse as credit, and it will be possible only if banks reduce the rate of interest. So I hope that in the next year when RBI will review the policy rate, it will give this this thing to reduce the interest rate in the. Well, I think they'll have a clear picture now because Federal Reserve decision has also come out, and then this next year it will be like the policy will be after the budget. So budget announcements will also be there, so they can have a clear picture now about the announcements. Well, let's move to the other question we have on Gmail. Let's have a look at that question. कई जगह स्थानीय बाजार में दुकानदारों ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई कमी नहीं की है। इसकी क्या वजह है, ये जानना चाहते हैं KK Sharma KK.Sharma656@gmail.com पर। ये कई बार शिकायतें आती हैं लोगों की कि सरकार भले ही दामों में कमी कर दे, लेकिन MRP, हालांकि ये बात रामविलास पासवान जो खुद कह चुके हैं कि अगर आप MRP से ज़्यादा वसूलते हैं तो ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, सजा के प्रावधान भी है। लेकिन कई खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा गया है कि जो कीमतें होती हैं उससे ज़्यादा वसूला जाता है। तो किस तरह? देखिए, एक तो MRP से ज़्यादा वसूलना तो बिल्कुल ही गलत है और इलीगल है, लेकिन MRP इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस पे अगर दुकानदार आपसे बिक्री करता है तो वो कोई गलत काम नहीं है। लेकिन हाँ, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे जो बल्क बायर हैं, बड़े सप्लायर या बड़े रिटेल चेन वाले लोग, वो MRP से नीचे आपको उत्पाद बेचते हैं क्योंकि उनका नेगोशिएशन का लेवल छोटे दुकानदार से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वेंट्री उनको लो प्राइस पे मिलती है। लेकिन जहाँ तक दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कमोडिटीज़ की बात करेंगे, जो फूड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है कि जो होलसेल प्राइस है और रिटेल प्राइस में बहुत बड़ा अंतर होता है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें यह है कि सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि उसको जाकर के वो कर्ब करे। उसके पास एक ही विकल्प होता है कि वो सप्लाई बढ़ाए। वो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू करें या मार्केट में ओपन सेल में ऑफलोडिंग करें खाद्यान्न की, उसके ज़रिए, या फिर जैसे आप चीनी में हैं उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाए कि आपको उतना सामान बेचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से और कोई रास्ता इसका नहीं है। Well, Mr. Singh, we have another question on our Gmail handle. Let's have a look at that question too.
And this question is how the removal of import duty on wheat will benefit Indian farmer. Question by Rita Sharma. Very valuable question, Mr. Singh. How was it? Really, it's a very important question at this stage. Removal of import duty on wheat definitely is not in the favor of the farmers. How can it be beneficial to the farmer? It may be beneficial to the industry as well as the consumer, because retail prices of wheat has gone up sharply, almost 50 to 60% higher than minimum support price. So that's why, to increase the supply in the domestic market, government went to this decision that we should allow wheat import at zero duty. Earlier it was 25%. In September, when prices start hardening, then government reduced the import duty to 10%, and now it is at 0%. But at the same time, international market also moved up, and the prices of wheat in the supplier countries has gone up, like Australia and Ukraine. So maybe, and if we start the thing right now, the wheat import will take time. At the same time, because this is the sowing season, farmers are sowing wheat into their field, and this is a very good weather this year. We have very good prospects of a very good bumper wheat crop, because a good monsoon, winter is coming on time. It's the right time to for germination, and good crop prospects are there. So I think if we are able to manage somehow through our domestic stocks, we should avoid import of wheat at this stage, because it is not good for the farmers of the country. Well, in fact, government has given a clarification as well that it is not a permanent phenomena as well. It's a temporary decision to waive off this import duty. Basically, sometimes government also wants to send some message to the industry to actually to create some sentiment on the positive side, that now it is at zero duty, it is available. Those who want to hoard and increasing the price without any reason, so they also be cautioned about this, that don't increase the price like this, because we have the option, we can import this. True. This kind of message also supposed to go to this. Let's have a look at other question, Mr. Singh. This is on Twitter again. This is the third tweet of our show, we can say. This is the question. खाद्य पदार्थों की घटी कीमतें और खुदरा महंगाई दर के कम होने के पीछे विमुद्रीकरण किस हद तक जिम्मेदार है, और क्यों? प्रवीण बाजपेयी @प्रवीण_बाजपेयी। ये देखा कि लोगों का ये मानना है। फिर इस तरह की कई खबरें हैं कि विमुद्रीकरण के बाद हमने देखा कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई में कमी आई है, ख़ासतौर पर अगर हम खाद्य पीने की चीज़ों की बात करें। क्या एक संपादक होने के नज़रिए से आपको लगता है ये कितना सही है या फिर गलत? देखिए, हम लोगों ने पहले भी बुलेटिन के बीच में डिस्कस किया था कि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट किस तरीके से फूड प्राइसेस के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो आपका पेरिशेबल कमोडिटी होता है, और अगर उसको ठीक टाइम पर बाहर नहीं मिलता तो उसको डिस्ट्रेस सेल फार्मर को करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरे क्या है कि कैश का फ्लो अवेलेबिलिटी बहुत कम रही है, और ये सारा का सारा मैक्सिमम बिजनेस कैश में होता है, तो उसके चलते जो मंडी में जो बड़े खरीदार भी थे, उनके पास भी उतना पैसा नहीं था कि फार्मर को उस तरीके से वो तुरंत पेमेंट कर सके। फिर जो छोटे आगे खरीदार हैं, रिटेलर हैं, इवन कंज्यूमर्स सम एक्सटेंट, क्योंकि हर जगह आपका प्लास्टिक मनी के थ्रू बाइंग पॉसिबल नहीं है। जो बड़ी रिटेल चेन है, जिनके पास POS मशीन है या फिर जो मोबाइल पेमेंट के जो ऑप्शंस हैं, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे, बिकॉज ये डिसीजन तो ग्रेजुअली तो आया नहीं, एकदम से हुआ है। अगर किसी को भी व्यवस्था खड़ी भी करनी है तो इसमें टाइम लगता है, और उसके लिए उसको एक एजुकेशन भी चाहिए। तो ये ट्रांजिशन का फेज ऐसा था जिसमें नतीजा ये हुआ कि सीधा इम्पैक्ट जो है वो इस तरह के उत्पादों की कीमतों पर आया, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, इससे मार्केट इकोनॉमी और मार्केट में बायर एंड सेलर का जो डायनेमिक्स है वो तय करता है कि दाम किस तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे में बायर कम थे, सेलर को समय पे बेचना ही था, वो उस उत्पाद को खेत में नहीं रख सकता, तो उसका इम्पैक्ट आया, जिसके चलते इसीलिए आप देखते हैं ना कि ये शार्प डिक्रीज है फूड इन्फ्लेशन में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में। Well, Mr. Singh, we're running out of time and we have a couple of questions on Twitter as well. Let's quickly take those questions. This is our fourth Twitter by Dr. Alka Singh. Would the decrease in price of edibles result in increase of export index, Mr. Singh? Export index actually... Can we link it actually in that way? No, there is no direct relation. Yes. I don't see, because you know, export dynamics are different. Yes. If in the international market there is demand for our goods and services, so then we can increase our exports. So, but if prices are low
and international market also playing at a low level. Commodity prices are not increasing that way, particularly for those produce we are having in our country. So I don't think there is a direct relationship between the two at this stage. Well, Mr. Singh, thank you very much for coming to our studio and then answering all the questions put by us and also our audience through different handles on Twitter and GBL. Thank you very much for giving your time, Mr. Harbir Singh. So, well, that is Mr. Harbir Singh talking about the food prices that are falling. In fact, it is a pretty much good news for the people. In fact, the prices are going down indeed. Well, before we end up, let's have a look at the market updates as well. BSE Sensex still floating on that flat trend. 26,526 is the level at 8.6 points. That is up actually over there. And the NSE Nifty is also floating on that flat point, just 1 point up. Well, that's all in this show. बिल्कुल, तो आज के शो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।